आज इस वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं वर्कशीट 4, वर्कशीट नंबर 4, जो कि 12/7/2021 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा आपको दी गई है। तो इस वर्कशीट में हमें क्या क्या बात समझनी है और समझने के बाद उन क्वेश्चंस को आंसर्स हमें लिखने हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बात समझाई गई है। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है हमारा, यह है ट्रायंगल्स का। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है भाई? ट्रायंगल होता है कि जो तीन लाइन सेगमेंट द्वारा घिरी हुई आकृति, एरिया बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी तीन अगर रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, तभी वो जो है क्या होगी? ट्रायंगल होगी। अब ट्रायंगल्स की बात आती है कि वो ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। आज इसमें हमें बात करनी है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी को हम कहते हैं सर्वांग समता, हिंदी में सर्वांग समता कहते हैं। तो सर्वांग सम कब कहे जाते हैं? दो ट्रायंगल सर्वांग सम ट्रायंगल जब कहे जाते हैं, या कोई भी चीज़ जो है, कोई भी दो आइटम सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनका शेप एंड साइज दोनों ही क्या हो? एक जैसा हो, शेप भी और साइज भी। तो जैसे एक ईंट दूसरी ईंट के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। एक जो है सिक्का, 1 रुपये का एक सिक्का और दूसरा 1 रुपये का सिक्का, दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उनका शेप एंड साइज दोनों ही जो है आकार और उसकी माप दोनों चीज़ें बराबर हैं, इसलिए वो क्या है? सर्वांग। अब यहाँ इसमें वर्कशीट में हमने बात करनी है ट्रायंगल्स की, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगलों के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कि दोनों ट्रायंगल एक के ऊपर अगर दूसरे को रखेंगे तो वो ढक जाएगा, उसकी हमारे पास यहाँ 4 कंडीशन बताई गई हैं। एस 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 जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हैं, दूसरी एस ए एस, तीसरी ए एस ए, और चौथी आर एच एस। अब इनको हम ऐसे बोल देते हैं, एस 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 का मतलब भुजा भुजा भुजा, हिंदी में हम इसे कह देते हैं भुजा भुजा भुजा, 3 बार भुजा 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 और भुजा भुजा भुजा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मान लिया एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ए बी सी, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा कोई ट्रायंगल है, मान लिया उसका नाम है एम एन आर, और इसमें क्या है कि मान लिया ए बी भुजा इस आर एम भुजा के बराबर है, और ये बी सी भुजा इस एम एन भुजा के बराबर है, और एक ए सी भुजा ये जो है ये मान लिया आर एन के बराबर है, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? तीनों भुजाएं कि भाई ए बी बराबर आर एम, ए बी बराबर है हमारे पास आर एम, और बी सी बराबर है एम एन, और सी ए बराबर है एन आर, ठीक है। ये अगर हमारे पास है तो हम कहेंगे कि भाई ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के? आर एम एन ट्रायंगल के। यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि अगर हम इसे एम एन आर लिखते हैं, ज़्यादातर कई बार बच्चे लिख देते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ये अगर हम लिखते हैं कि अगर ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सर्वांग सम है एम एन आर के, तो ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है ना। ये बात सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है। क्यों है सही? क्योंकि ए बी सी किसी ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं भाई, 3 भुजा और 3 कोण। तो ये 3 चीज़ें अगर बराबर होंगी तो बाकी की चीज़ें 3 वो भी बराबर होंगी। कि जैसे अगर एक ट्रायंगल ए बी सी आर एम एन के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाई सी पी सी टी, हम इसे कहते हैं बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा भाई? एंगल ए जो होगा वो एंगल एम के बराबर होगा, और एंगल बी जो होगा वो एंगल ए जो है वो आर के बराबर होगा, और बी जो होगा वो एंगल एम के बराबर होगा, और ये जो एंगल
सी होगा ये एंगल एन के बराबर होगा। तो ये कहेगा कह रहे हैं हम काय से बाई सी बी सी डी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। क्या कहलाएगा? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ऐसे ही अगर एस ए एस का मतलब क्या है कि दो भुजा और उनके बीच का कोण, एक ट्रायंगल के दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे ट्रायंगल की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर है। ये सपोज किया भाई ये ट्रायंगल होता हमारा पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, ओके, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, मान लिया ये है एक्स वाई जेड, और इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये भुजा पी क्यू जेड एक्स के बराबर है और क्यू आर एक्स वाई के बराबर है और एंगल क्यू एंगल एक्स के बराबर है। यानी क्या बात है? तीन बातें हमें दे रखी हैं कि पी क्यू इक्वल टू जेड एक्स और क्यू आर इक्वल टू एक्स वाई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एक्स। अगर ऐसा है तो यानी दो भुजा और उनके बीच का कोण, देन हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड एक्स वाई। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड एक्स वाई। और फिर हम कहेंगे कि भाई इसके ये तो हो गया कंडीशन कौन सी? बाई एस ए एस, इससे एस ए एस से। और फिर इसके बाकी के तीन पार्ट, यानी बाकी के तीन पार्ट कौन? पी आर इक्वल टू बाई सी पी सी टी। क्या हो जाएगी इसमें बात? यहाँ लिख देते हैं, चलो बाई सी पी सी टी। अब इसमें बाई सी पी सी टी क्या बात हो जाएगी? बाई सी पी सी टी की एक तो ये होगी पी आर इक्वल टू जेड वाई, तीसरी वजह पी आर इक्वल टू जेड वाई, दूसरे एंगल आर इक्वल टू एंगल वाई, और तीसरी बात एंगल पी इक्वल टू एंगल जेड। ये बात जो है इसी तरह से लागू हो गई। तो इसमें क्रम का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर ए ऐसे यानी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड बराबर हों करस्पॉन्डिंग, देन वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे ही आर एच एस को हम क्या कह देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होना चाहिए? राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल हो और उसकी हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर बराबर है दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, और बाई सी पी सी टी से फिर वो बाकी चीज़ें उनकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्ग्रुएंसी की बात बताई गई है। दूसरी बात इसमें बताई गई है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। क्या थी भाई मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, समझ लीजिए इसके स्टेटमेंट्स कोई समझ लीजिए तो इससे बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। मान लिया अगर एक ट्रायंगल है ये हमारे पास ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है। अब ए बी सी ट्रायंगल है और इसमें ए बी साइड, इसका ए बी का मिड पॉइंट एक्स है और ए सी का मिड पॉइंट वाई है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें, क्या मिला दिया हमने? मिड साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दिया, तो इसका नाम दे दिया इसने ई। चलो जैसा इसमें वर्कशीट ने दिया है वही लिख देते हैं ई, और इसमें वर्कशीट में ये नाम लिखा हुआ है एफ। तो मिड पॉइंट थ्योरम का हमने प्रूफ किया था, स्टेटमेंट ही याद कर लेते हैं, प्रूफ मेरे वीडियो में बना रखा है, वहाँ देख सकते हो। तो ये जो ई एफ साइड होगी, ई एफ साइड इस बी सी के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। तो ये तो कहलाता है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या? इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी आएगी और दूसरी ई एफ हाफ ऑफ द बी सी आएगी। अब इसका कन्वर्स उल्टा क्या होता है? उल्टा ये हो गया कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है और कन्वर्स ई से इसके पैरेलल साइड खींच दिया, ई से पैरेलल साइड किसके खींच दिया? बी सी के, देन एफ इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम का केवल स्टेटमेंट यहाँ बताया गया है। इसी तरह से एक पॉइंट हमसे ये डिस्कस किया गया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसको भी समझ लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में आपने सब छोटी क्लास में पढ़ रखा है, मान लिया ये तीन साइड है, ये हमारा नाम हो गया एक्स वाई जेड। इसकी लंबाई है मान लिया 6 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो जो साइड बड़ी है यानी वाई जेड बड़ी है तो इसके सामने का साइड एंगल जो है बड़ा होगा।
सबसे बड़ा कौन होगा, x, फिर y और z सबसे छोटा होगा। यानी बड़ी साइड के सामने का एंगल अपोजिट टू द बिगर साइड इज लार्जर, लार्जर साइड इज ग्रेटर। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो एक बात ये बताई गई है। अब अगर राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में भाई एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया है, ये एंगल 90 का हो गया और इन दोनों का जोड़ 90 का हो गया। तो इनमें से प्रत्येक एंगल जो है 90 से तो कम ही होगा भाई, ए भी लेस देन 90 होगा और एंगल सी भी लेस देन 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल बी अकेला 90 का है और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो इसलिए ये जो एंगल बी है, एंगल बी के सामने की साइड ए सी, इसलिए बी के सामने की साइड ए सी है। एंगल बी बड़ा हो गया किससे, एंगल ए से। तो बी के सामने की साइड कौन, ए सी, ए सी बड़ी हो गई ए के सामने की साइड बी सी से। तो इसी तरह से जो ए है वो जो सी है, सी बड़ा सी जो है छोटा हो गया बी से, तो सी के सामने की साइड ए भी छोटी हो गई ए सी से। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन हो गई, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये बात बताई गई है। अच्छा, अगर ट्रायंगल में हम एक मीडियन खींचें, एक बात ये बताई गई है इस वर्कशीट में कि भाई अगर किसी ट्रायंगल की हम मीडियन खींचते हैं, क्या खींचते हैं हम, मीडियन। मीडियन होती क्या है भाई, मीडियन क्या होती है, कितनी मीडियन होती है एक ट्रायंगल की। चलिए मान लिया ये ए बी सी ट्रायंगल है हमारे पास और ये बी सी का मिड पॉइंट है कौन, डी, और ए सी का मिड पॉइंट है ई, और सी ए बी का मिड पॉइंट है एफ। तो ए को डी से मिलाने पर, ए को डी से मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट प्राप्त हुआ दैट इज कॉल्ड मीडियन। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। तो जो मीडियन है, मीडियन इन दोनों ट्रायंगल को किस में बांटती है, दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए बी डी बराबर एरिया ट्रायंगल ए डी सी के होगा। क्यों होगा ये मैंने उसमें वीडियो में आपको जो चैप्टर 6 की है उसमें प्रूफ करके आपको दिखा रखा है। तो वो चैप्टर 6 की वीडियो आप देख सकते हैं कि भाई ये क्यों बराबर होंगे दोनों एरिया, तो उसमें वीडियो में आप देख सकते हैं। तो एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ए डी सी, यही छोटी छोटी बातें इसमें बताई गई हैं। तो चैप्टर 6 की अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये जो दिए गए सवाल हैं बहुत ही आसान लगेंगे। और ये जो मैंने बात बताई है इनको सुन लिया होगा अगर आपने, तो इतने से भी आपकी ये वर्कशीट का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्ग्रुएंट फिगर, ट्राई योरसेल्फ में, द कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑफ सेम खाली जगह एंड सेम। तो क्या आ जाएगा खाली जगह में, सेम क्या किसकी होती हैं, सेम, इनका जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं इनका क्या चीज़ सेम होती है, शेप एंड साइज। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में खाली जगह में क्या आ गया, शेप एंड साइज, यानी इनकी शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी बराबर होना चाहिए। हिंदी में क्या लिखेंगे हम शेप की जगह पे, शेप को हम कह देते हैं आकार और साइज को क्या कह देते हैं, आकृति। यानी दो फिगर, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऑफ द आर ऑफ सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज। अगर दो फिगर को हमें सर्वांगसम कहना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू 3 की है, पी आर 5 की है। भाई एक ट्रायंगल है, कैसा है, पी क्यू आर, पी क्यू है इसमें 3 की, पी क्यू आर ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर 5 सेंटीमीटर दे रखी है और क्यू आर ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। देन सो दैट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, ये हमें शो करना है। तो बिल्कुल आसान सा हो गया भाई, पी आर का स्क्वायर कितना हो गया इसमें, पी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, तो 25 हो गया 25। ऐसे ही पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर
भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25। तो ये भी कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया पी आर स्क्वायर। हम इसको कह देते हैं, इससे क्या बात होती है कि अगर बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी इसका एंगल क्यू 90 होगा। तो ये हमने बात इसमें ये कहलाती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। तो ये अर्थ है इसका। तो ये इसने नहीं पूछा, लेकिन चलिए मैंने बता दिया आपको। इन दी गिवन फिगर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई जेड, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है इसमें, और एक्स वाई जेड में इसने क्या कहा भाई, एक्स वाई एंड जेड, और ई एंड एफ। ई एंड एफ इन द गिवन फिगर ई द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, ई एफ इज पैरेलल टू वाई जेड, और ई एफ वाई जेड के पैरेलल है। और क्या दे रखा है, ई एक्स वाई का मिड पॉइंट है, और एक्स जेड हमारी कितनी है 7 है। एक्स जेड हमें दे रखा है भाई, एक तो ई एक्स इक्वल टू एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, यानी ई एक्स इक्वल टू ई वाई है, ई एक्स इक्वल टू ई वाई है। एक बात तो हमें ये दे रखी है, मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया। दूसरी बात हमें दे रखी है कि एक्स जेड 7 है, और ई एफ पैरेलल टू वाई जेड है, ई एफ पैरेलल टू वाई जेड है, ई एफ पैरेलल टू वाई जेड है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि भाई एक्स एफ बताइए, एक्स एफ कितने की है, और हमें दे रखा है एक्स जेड इक्वल टू 7। ये बातें हमें दे रखी हैं 7 सेंटीमीटर पूरी। तो अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स में क्या बताया था कि अगर त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से एक पैरेलल लाइन खींची जाए जो सम्मुख भुजा को एफ पे काट रही है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक्स वाई का मिड पॉइंट ई है, और ई से एक पैरेलल लाइन खींची गई जो वाई जेड के पैरेलल है। तो हमने क्या बताया मिड पॉइंट थ्योरम में कि कन्वर्स में विलोम में कि एक्स एफ एफ जेड के बराबर होगा, इसलिए बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हिंदी हो गई इसकी, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, एक्स एफ इक्वल टू एफ जेड होगा। अब एक्स एफ इक्वल टू एफ जेड होगा, और दोनों का जोड़ कितना है 7, ये पूरी कितनी 7 है, और ये तो एफ इज मिड पॉइंट हो गया कि नहीं इसका। तो इसलिए पूछा क्या है, इसने पूछा है कि भाई एक्स एफ, तो एक्स एफ एफ जेड। ठीक है, तो एक्स एफ कितना हो गया, ये एक्स वाई एक्स जेड का आधा हो गया, एक्स जेड बटे 2 यानी 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर ये इसका हो गया। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई मीडियन की डेफिनेशन बताइए, डिफाइन मीडियन। तो अभी हमने ऊपर बताया था मीडियन क्या होती है, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट joining vertex of a triangle to the midpoint of opposite side। हिंदी में क्या लिखेंगे कि माध्य का किसी त्रिभुज के शीर्ष को, किसी त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है।
कितनी माध्यिका होंगी एक त्रिभुज में? कितने शीर्ष हैं भाई? 3 शीर्ष हैं। तो 3 शीर्ष को सामने से मिलाओगे तो 3 माध्यिकाएँ प्राप्त हो जाएंगी। तो ये जैसे मान लिया हमारे पास हमने खींच दिया एक ABC, ये इसका मध्य बिंदु है D, और ये है मध्य बिंदु E, और ये है इसका मध्य बिंदु F। तो ये जो AD है ये क्या हो गई? माध्यिका। BE क्या हो गई? माध्यिका। और CF ये भी क्या हो गई? माध्यिका। और आप बना के देखोगे तो ये तीनों माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं, यानी एक ही बिंदु से पास होती है। दे पास फ्रॉम ए यूनिक पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और ये जो बिंदु है जहाँ से ये पास होती हैं उसका नाम क्या होता है? जैसे ये G से पास हो रही हैं तो इस G का नाम क्या होगा? सेंट्रॉइड। G क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? संगामी, एक ही कॉनकरेंट। ऑल दी 3 मीडियम्स आर कॉनकरेंट। तो संगामी होती हैं, एक ही बिंदु से पास होती हैं, सेंट्रॉइड। और हिंदी में हम इसे कह देते हैं क्या? केंद्रक। इस बिंदु को हम कह देते हैं केंद्रक। तो चलिए, वीडियो आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। आप ये सब करके अपने ग्रुप पे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।